नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। और जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ डीडीए नायब तहसीलदार के टेस्ट पास की, जो कि जिसमें जो टोटल क्वेश्चन 100 दिए गए थे, 2 घंटे का टाइम दिया गया था। और इस पे जो बात की गई थी सब कुछ कि किस प्रकार का सिलेबस का है, और स्टैंडर्ड देख लीजिए आपने कितनी आपकी प्रिपरेशन, आप इसी हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, नेगेटिव मार्किंग थी इसमें 1/3 की। पार्ट 1 की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे प्लीज़ सभी लोग। क्वेश्चन कहता है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। अब आपकी अगर प्रिपरेशन है तो मुझे इसका आंसर बताइए। इसमें 4 ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, एक्ट 1947, एक्ट 1935। इसका ऑप्शन क्या होगा, आप इसके बारे में बताइए। इसका ऑप्शन, ठीक है मैं बताता हूँ पहले, फिर आप करते रहिएगा। इसका सही ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813। हुआ यह था चार्टर एक्ट 1813 में कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एबॉलिश कर दी गई थी, मतलब मोनोपोली ओवर द ट्रेड इंडिया, मतलब लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ करके, जैसे टी चाइना के साथ और ओपीएम, ये तीन चीज़ों को छोड़ करके बाकी पूरी की पूरी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी, किसकी? ब्रिटिश पार्लियामेंट की। ठीक है। अच्छा, जो चार्टर एक्ट, फिर ये क्या थे बाकी, इनमें कन्फ्यूजन कैसे? एक चार्टर एक्ट 1833 क्या था, इस पर ये जो 3 मैंने ऑप्शन बताया था, टी, ओपीएम, चाइना, इस पर भी सब कुछ मोनोपोली ख़त्म कर दी। एक्ट 1947 ये तो सिर्फ किसके लिए था, हमारा 1947 जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद उसके लिए बनाया गया था। और उसके पहले जो था एक्ट 1935, जो कि एक बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पे देखा जाए 250 से ज़्यादा आर्टिकल्स इसी से लिए गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अगर आप पढ़े होते तो अच्छे से कर लेते। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। इस पे क्या है कि आपको ये बताना है कि किस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू जो पावर मिली, मतलब बजट पे डिस्कस करने की। आपको पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलते हैं। एक है इसमें एक्ट है 1892, एक है एक्ट 1833, एक है एक्ट 1909, एक है एक्ट 1995। इसका सही ऑप्शन है, और वो है हमारा क्या, 1892। क्या ऑप्शन? 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में ये क्या मिली, जिस पे लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव किया, इसके पावर मिली डिस्कस करने के, इस पे बजट पर। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं 1883, ऐसे ये सब कुछ भी ऐसा एक्ट वगैरह का कुछ नहीं था इसमें। एक्ट 1995 ये तो ऐसे डाला गया था, आपको उसे पता चलिए। एक्ट 1909 ये पार्लियामेंट्री रिफॉर्म था, ठीक है, वो हम बात करेंगे, उस पर बहुत सारी चर्चा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन was made for the establishment of Supreme Court of India, right? very 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 important questions, very very important questions, ठीक है। बताइए किस प्रोविजंस के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ, मतलब जो कलकत्ता का इस्टेब्लिश किया गया। अब यहाँ पर अगर कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो गलत कर दिए होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 1935 आ जाएगा, ठीक है। इसका सही ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट है 1773। 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंग 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी कलकत्ता में, ठीक है, जिसमें 1+3 जजेस रखे गए थे। क्लियर होगा बात को यहाँ तक। और एक्ट जो 1935 है तो बता ही चुका हूँ आपको। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। क्वेश्चन है, वाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। ये इसका सही आंसर जो कौन दे सकता है, बताइए मुझे। एक्ट 1773, एक्ट 1919, एक्ट 1909 या नन ऑफ द, कौन बता सकता है इसका सही आंसर, बताइए। अगर आपने सही सोचा होगा तो इसका सही आंसर है क्या, बताइए। इसका सही है नन ऑफ द अबव, क्योंकि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? ओके।
तो एक्ट 1773 में बता चुका हूँ कि वो दूसरा एक्ट था, उस पर हमारे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट थी। 1919 जो था मांटेग्यू चेम्सफोर्ड था, ये अलग था। एक्ट 1909 है, ये था आपका मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स था। क्लियर हो गया तक? बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लोगों ने सोचा कि मैंने क्वेश्चंस को क्या किया है, हमारे टेस्ट सीरीज में रिपीट किया गया। क्वेश्चन रिपीट नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करी। उसने कहा है फेडरल कोर्ट का, उसने पूछा किस एक्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें पूछा किस ईयर में। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो द करेक्ट आंसर बताइए। 1951, 1935, 1937, 1947। बताइए कौन बता सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा बी, 1937। इसका करेक्ट आंसर है 1937। ठीक है, 1951 ऐसा कुछ भी नहीं, 1935 तो एक्ट ही था, 1947 भी एक एक्ट था। सिक्स क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी, डायरकी रिफर्स टू, डायरकी का मतलब क्या है? ठीक है, तो इस पे बात करेंगे। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। एक कि डिवीजन की गई पावर की, ठीक है, प्रोविंसेस में, किसमें? राज्यों में, ठीक है, उस समय जो थे। या डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेट टू द सेंट्रल इनटू टू कैटेगरी, या केंद्र में की गई। या इट क्लियर द पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या इसने पावर्स दिया गवर्नर जनरल को या स्टेट की, या ना दे। बताइए इसमें सही आंसर क्या हो सकता है? जो बता सकता है मैं समझ जाऊंगा कि उसने काफ़ी अच्छी नॉलेज है उसको, ठीक है। और नहीं बता पाते तो इसका मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपका डीडीए का जो एग्ज़ाम है नायब तहसीलदार का, ये मुझे बहुत संकट में लग रहा है आपका, ठीक है। इसका सही आंसर है, और वो है आपका, बताएंगे, पहला, मतलब डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज, राइट। इस पर किया ये गया था कि दो पावर बनाई गई थी, एक बना दी गई थी रिजर्व पावर, एक बना दी गई थी ट्रांसफर पावर। रिजर्व पावर जो दी गई थी वो दी गई थी गवर्नर को, और गवर्नर उस पावर को मारने के लिए, उस सब्जेक्ट में वर्क करने के लिए वहाँ की जो काउंसिल होती थी उस, या जो वहाँ के जो जनता के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, ठीक। जो ट्रांसफ़र पावर होती थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इसका मतलब ट्रांसफ़र पावर में लोग छोटी छोटी चीज़ें रखा कर, जैसे हेल्थ है या चीज़ें, मार्केट है, ऐसी चीज़ें। लेकिन जो फाइनेंस है, जो पुलिस है, जो अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, रिजर्व रखा करती है किसके लिए? गवर्नर के लिए। क्लियर हो गया बात को? ये था। सेवन्थ क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट सेंट्रल लेवल। अब लोगों ने कहा कि ये सब ये कोर्ट फिर से रिपीट हुआ है, इसमें रिपीट नहीं है, इस पर समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि डायरकी इंट्रोड्यूस कब हुआ? सेंट्रल लेवल पर। तो चलिए बताइए, अगर आप रिपीट समझ रहे हैं तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? सेवन का सही आंसर आपके पास ही है, ठीक है। ये किया गया था, आपको पता है, एक्ट 1935 में, ठीक है, एक्ट 1935 में। इसमें एक्ट 19 जो है मैं बता चुका हूँ, एक्ट 1947 में बता चुका हूँ, एक्ट 90 सब के बारे में डिस्कस में कर चुका हूँ। क्या हुआ था 1935 में कि जो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी सेंट्रल में 1935 में, और स्टेट में इसको क्या कर दिया था? एबॉलिश कर दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं, एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विद, किसके साथ है? जो एक्ट है 1909 का किसके साथ एसोसिएटेड? तो बताइए। नंबर एक, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। नंबर टू, फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। थर्ड, फॉर्म मुस्लिम लीग। फोर्थ, नोटा। इसे बताना इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। 1909 में फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स के लिए, सिर्फ ध्यान रखो, ओनली मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट का एक प्रावधान किया गया था, प्रोविज़न किया गया था। और जब 1919 में सिख, एंग्लो इंडियन और इन और लोगों को भी क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है जो कि इसमें टेस्ट सीरीज के बारे में जो आपको मतलब थोड़ी सी बताई गई है कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं हमारी टेस्ट सीरीज में, क्या है? विच आर द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, एक्ट 1905 और एक्ट 1858।
इसको अगर मैं चर्चा करूँ तो इसका सही जो आंसर होगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इज दैट क्लियर? हुआ ये था कि इसी एक्ट को कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यहीं से बहुत सारे प्रोविजन लेगा, और उस समय जो बनाया गया था वो ऐसा प्रोविजन था जिसको ना तो मुस्लिम लीग ने माना था और ना ही कांग्रेस ने माना था। उन्होंने सीधे कहा था ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक ऑटोक्रेसी है और हम इसको नहीं मान सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों, ये था मेरा पूरा का पूरा सिस्टम। हमारे जो एकेडमी का एक बहुत बढ़िया ही टेस्ट सीरीज जो शुरू किया गया, पहला टेस्ट सीरीज का मैं थोड़ा सा आपको डेमो दिया हूँ ताकि आप सभी देख सकें कितने स्टैंडर्ड के क्या क्वेश्चंस हैं, क्या किस लेवल की आपको प्रिपरेशंस करनी है। ठीक है, हमारी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने, क्योंकि ये पहली टेस्ट सीरीज हो चुकी है, टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट के बारे में। ये हमारा चौहान एकेडमी जो कि वर्क करता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ और आपके पूरे कंप्लीट मटेरियल्स के लिए। ये मैं खुद, ठीक है, बाकी मेरी पूरी टीम है जो कि वर्क करती है। इसके अलावा हमारे जो एकेडमी का पूरा एड्रेस है वो है चौहान एकेडमी, मुखर्जी नगर में एक ब्रांच है इसकी, बाकी जो कमला नगर में ब्रांच है स्पार्क मॉल के बिल्कुल बगल में, केरुल कॉलेज के बिल्कुल पीछे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पास। पेमेंट करने का तरीका हमारे पास ये सब कुछ दिया हुआ है, साथ साथ 24/7 आवर्स नंबर जो व्हाट्सएप नंबर होता है आप इस पर कभी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, DDA DSSB इस किसी के बारे में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये रहा आपका DDA का स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें DDM नायब तहसीलदार के लिए बता रहा हूँ। इसमें आपको 5000 का मटेरियल मिल रहा है, पूरा कंप्लीट मटेरियल, पूरा कंप्लीट A to Z। और टेस्ट सीरीज़ आप कोई भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ उसके लिए 3500 फॉर 35 टेस्ट सीरीज़ के लिए। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप इसमें इनरोल ले सकते हैं। इनरोल लेने का तरीका यही है कि आपको पेटीएम नंबर ये जो दिया हुआ है या गूगल पे कर देना है आपको, या कंपनी के सीधे अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, और आपको जोड़ दिया जाएगा किस पे, टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम पे। और जब भी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज होगी तो आपको इसको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ इसकी डिटेल, जिस प्रकार से आंसर की मैंने बात की, ऐसे आंसर की इससे भी ज़्यादा डेवलप तरीके से लाई जाती है ताकि आप उसको और अच्छे से समझ सकें और उसको अच्छा कर सकें। हमारे पास टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम में देखिए 20 सेक्शनल टेस्ट सीरीज हैं और 15 जो हैं फुल टेस्ट सीरीज हैं। सेक्शनल में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक्ट्स ऑफ दिल्ली जो है, करंट अफेयर्स, ठीक है, और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तो सभी टेस्ट में होती है। ठीक है, इसके अलावा फुल टेस्ट सीरीज तो होगी जो 15 फुल टेस्ट सीरीज हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी एक वैल्यू का पता चल जाता है, एक हमारे लेवल का पता चल जाता है कि हम कहाँ पर हैं। तो इसलिए अगर इन सब चीज़ों के बारे में लेना चाहते हैं तो ये हमारा पूरा एकेडमी का सब कुछ मैंने आपको बता चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी पूरी आपके समझ में आई होगी। अगर ये मेरी दी हुई जानकारी आपके समझ में आई है तो आप ज़रूर हमसे जुड़ने की कोशिश करें और अपने इस ड्रीम को पूरा करने में अगर जो भी हम आपसे थोड़ा बहुत सहयोग कर सकेंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी और हमारे लिए अच्छी उपलब्धि होगी कि हम आपको कुछ आपको ये सहयोग प्रदान कर सकें। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर मैं अगली मुलाकात करूँगा आपसे नई चीज़ों के साथ। बस इतना ध्यान रखें, अभी आपको किसी प्रकार के अगर सपोर्ट की किसी प्रकार की नीड है, अगर स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज, ठीक है, या किसी टाइप से, तो आप बिल्कुल फील अच्छा करें और व्हाट्सअप नंबर ये जो नंबर है हमारा सेव करके रखें। कभी भी अगर आपको आवश्यकता पड़ती, नीड होती है, आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो सबसे सस्ता और ईजी से ईजी चीज़ आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ, दिनेश कुमार, फिर से मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।